सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 16 नदी का रास्ता का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, ये एक कविता है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 16 नदी का रास्ता। बच्चों, कविता में कवि ने मनुष्य के विकास में उसकी इच्छा शक्ति और परिवेश दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और उसका परिवेश उसके विकास में तथा जो वो बनना चाहता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कविता के द्वारा कवि ने नदी और भूमि के संवाद के माध्यम से मनुष्य के मन के वेग, संकल्प शक्ति का वर्णन किया है। कवि छात्रों की कल्पना तथा विचार शक्ति को बढ़ावा देने, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति को बनाए रखने और निरंतर प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों, इस कविता के लेखक बालकृष्ण राव जी हैं, जो इस कविता के माध्यम से छात्रों में उनकी इच्छा शक्ति और उनके परिवेश दोनों के महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी कविता को समझने का प्रयास करते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वो अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीर स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कोई कभी आया ही नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं, ये एक प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि नदी को आगे बढ़ने का रास्ता किसने सिखाया या उसके वेग को अर्थात उसके बहाव को रास्ता किसने दिखाया। वो उन्मुक्त यानी बिना रोक टोक के बहती चली आ रही है और अपने रास्ते को खोजती चली आ रही है। वो निरंतर बहती हुई सिंधु अर्थात समुद्र से मिलने का प्रयास कर रही है। ये सवाल युगों से हम पूछते आ रहे हैं कि नदी को रास्ता किसने दिखाया, और इसके उत्तर में नदी कहती है कि किसी ने भी मुझे रास्ता नहीं दिखाया, मैंने स्वयं ही अपना मार्ग बनाया है और निरंतर आगे चलती चली जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रतापों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नदी बता रही है कि उसने बहुत सी शिलाओं अर्थात चट्टानों और पहाड़ों को अपने रास्ते से हटाया था और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निर्भयता के साथ वो गिरी और निरंतर आगे वनों में भटकती हुई भूलती हुई आगे बढ़ती ही चली गई। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती आ गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तट करती बड़ी संतापना के और अपने दूर दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इवृत मेरा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नदी कहती है कि उत्साह से भरती हुई अपने रास्ते की सारी बाधाओं को, सारे विघ्न को मैं दूर करती हुई निरंतर आगे ही बढ़ती चली गई हूँ। अपने एक तट से दूसरे तट से दूर होते हुए भी मैं आगे के रास्ते में बढ़ती चली जा रही हूँ और अपने दूर दूर तक फैले हुए साम्राज्य को, जो कि नदियों में, जो कि पहाड़ों पे, वनों में चारों ओर फैला हुआ है, उसे देखती हुई उसी हिसाब से अपनी गति को तेज़ और धीमा करती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही हूँ और वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे सागर जो है अपने फेन रूपी माला को लेकर खड़ा है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं।
मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का है दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग। उसने ही चलाया था नदी को फिर, जहाँ जैसे जिधर चाहा। शिलाएं सामने कर दी जहाँ वो चाहती थी। रास्ते बदले नदी, ज़रा बाएं मुड़े या दाहिनी ओर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल, जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। बनाती रहा गति की तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नाचती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वहीं पे भूमि जो है अपने दायित्व को समझाते हुए कह रही है कि मैंने ही नदी को रास्ता बताया है। नदी को ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, परंतु वो जिधर जिधर की तरफ जाना चाहती थी मैंने उसको वो रास्ता दिया। जहाँ पे कभी उसके सामने शिलाएं अर्थात चट्टानें रख दी तो उसने अपना रास्ता वहाँ से बदल लिया। जहाँ मैंने चाहा नदी को उस ओर मोड़ दिया। नदी को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं स्वयं जो हूँ समतल हो गई, और वो जहाँ पे उसको नदी का वेग मुझे तेज़ करना था या धीमा करना था, उसी प्रकार से मैं उसकी मार्ग में बाधाओं को डालती चली गई। गति की तीव्रता अथवा मंदता को मैंने जंगलों और नगरों में नदी को रास्ता मैंने ही दिखाया, ये भूमि कहती है। परंतु क्या सत्य है? कवि ये पूछ रहे हैं कि नदी अपना रास्ता स्वयं बना के चलती है या भूमि उसको अपने हिसाब से चलाती है। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुकाकर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? क्या आप इसका जवाब देंगे? नदी को रास्ता किसने दिखाया? आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ पे मन के वेग की तुलना जो है कवि ने नदी से की है और परिवेश की तुलना उन्होंने भूमि से की है। कवि कहते हैं कि मन के वेग को जो है परिवेश ने ही अपनी ताकत से झुकाया है, परंतु मन का वेग जो है बहुत ही तीव्र होता है, उसे रोका नहीं जाता। वो कहता है कि मैं अपना रास्ता स्वयं बना लेता हूँ। यहाँ कवि पूछ रहे हैं कि मनुष्य के विकास में या हमारे विकास में हमारी इच्छा शक्ति या हमारे परिवेश का किसका ज़्यादा प्रभाव है? ये प्रश्न जो है वो छात्रों से कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि नदी को रास्ता किसने दिखाया? बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य के विकास में जब उसका डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसकी इच्छा शक्ति और उसके परिवेश यानी उसके जो एनवायरनमेंट है, जिसको माहौल मिलता है, उन दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है और उसकी उस इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए उसको उसी प्रकार का सही परिवेश मिल रहा है तो उसका विकास जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कविता हमें ये समझाने का प्रयास कर रही है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और परिवेश दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से नदी और भूमि की आपसी बातचीत के द्वारा लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया है कि भूमि और नदी जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने को प्रमुखता दिखा रहे हैं। नदी कह रही है कि मैंने स्वयं अपना रास्ता निकाला है, और वहीं पे भूमि कह रही है कि नहीं, नदी को रास्ता जो है, राह जो है, मैंने ही दिखाई है। इसी प्रकार से कवि ने एक प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति जो है उसके विकास में सहायक होती है या परिवेश जो है उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।